तो यार आज की इस वाली वीडियो में अपन काफ़ी बड़ा टॉपिक कवर करेंगे, काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। जैसे आपने कुछ नाम सुने होंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर, फिनाइल कीटोनूरिया, बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं अपन 11th-12th क्लास से। और आपने एक नाम सुना होगा एल कैप्टोनूरिया, और आपने एक नाम सुना होगा मेपल सिरप यूरिन डिजीज, और एक नाम हो सकता है आपने सुना हो सकता है नहीं सुना, होमोसिस्टीन्यूरिया। ये सारी जो बीमारियां हैं, दिस इज ऑल रिलेटेड टू बायोकेमिस्ट्री। अब यहाँ पर मैं एक ऐसा फिगर बनाने वाला हूँ जो पूरे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कोर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट वन सिंगल फिगर है। यानी कि अगर आपको कोई एग्जाम देना, स्पेसिफिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो ये फिगर वो फिगर होना चाहिए जो आप रिवाइज करके जाओ, ज़रूर से रिवाइज करके जाओ। क्यों? क्योंकि इस फिगर के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स का इंटीग्रेशन है। कौन कौन से? बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, कुछ हद तक फिजियोलॉजी, और नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी को जब भी अबनॉर्मल फंक्शनिंग के साथ जोड़ा जाता है तो वहाँ पे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यानी कि पैथोलॉजी और नॉर्मल फंक्शनिंग यानी कि फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये दोनों जब लिंक हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको सोचने पे मजबूर करूँ कि ये चीज़ें हो कैसे रही है। इसकी वजह कि मैं आपको फिनाइल कीटोनूरिया के फीचर्स बता दूं कि ऐसा 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 होता है, इसको याद कर लो, वो तो सब कोई करता है ना, तो इसलिए वो मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दूंगा कि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ हो रही है। फिर आप खुद एक बार सोचना पॉज करके वीडियो, फिर अपन फीचर्स तो लिखेंगे इधर, बट एक बार आप पॉज करके सोचना कि ऐसा क्यों होगा, इसके आगे क्या होगा, आप इंटरप्रेट करने की कोशिश करना एज अ डॉक्टर। एक डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर लैब रिजल्ट्स देख के इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है कि यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा अपन इंटरप्रिटेशन की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखो, अगर अपन पूरे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल देखें, साइकिल बोल रहा हूँ, प्रोसेस नहीं साइकिल, तो दैट इज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल है पूरी बॉडी के अंदर। तो क्रेब्स साइकिल सबसे सेंटर में इसलिए मैं बना देता हूँ। ठीक है, अब क्रेब्स साइकिल मैं पूरी नहीं बनाऊंगा क्योंकि क्रेब्स साइकिल की वीडियो नहीं है ना, क्रेब्स साइकिल मैं पूरी भी नहीं बनाऊंगा, बट जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है उसके वो बना दूंगा। जैसे आपको याद होगा 11th क्लास से एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये जो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ फ्यूज करता है। ठीक है, ये OAA, दिस इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA के साथ में एसिटाइल कोएंजाइम ए फ्यूज कर दिया। ठीक है, अब ये क्या बनाता है, कैसा है, वो सब आपको मालूम है और उसकी इतनी जरूरत नहीं है अभी फ्यूज करने के बाद में कुछ प्रोसेसेस होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है जिसका हम बोलते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड या अल्फा कीटो ग्लूटरेट। ये बहुत काम आने वाली चीज। अल्फा कीटो ग्लूटरेट के बाद में एक और चीज बनती है, वो है सक्सिनाइल कोए। ठीक है, तो ये सक्सिनाइल कोए जो है, ये एक तो इंपॉर्टेंट चीज हो गई, एक हो गई अल्फा कीटो ग्लूटरेट, एक हो गया एसिटाइल कोए OA का फ्यूजन। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है, इतनी अभी जरूरत नहीं है, ये 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। ठीक है, अभी जो एसिटाइल कोए है ये कहाँ से आता है, रिकॉल करें अगर आप, तो एसिटाइल कोए कहाँ से आता है? एसिटाइल कोए आता है पायरुवेट से। ठीक है, पायरुवेट से वाया लिंक रिएक्शन। तो पायरुवेट यहां लिख देता हूं, पायरुवेट से बना एसिटाइल कोए। कौन सा एंजाइम काम आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम। कौन सा एंजाइम काम आता है? यहां काम आता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, इसको मैं PDH करके लिख रहा हूं, PDH, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अल्फा कीटो ग्लूटरेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर एक एंजाइम आता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा कीटो ग्लूटरेट, अल्फा KG डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा KGDH, अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये जी जैसा ना लग के H जैसा लग रहा है, इसलिए उसको G कर देता हूँ, अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। ये दोनों एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ काम आएंगे अभी अपन देखते हैं। ये तो हो गया एक बात है। अब अपन क्या करने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म से लिंक करते हैं। तो यहां पे एक और फिगर में बना रहा हूं जिसके अंदर
स्टार्टिंग हो रही है फिनाइल एलनीन से। फिनाइल एलनीन सुनते ही कई लोगों के दिमाग में घंटियां बजनी शुरू हो गई होगी, और बजनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी आएगी, उसका हम बोलेंगे फिनाइल कीटोनूरिया, बट उसका हम बाद में देखेंगे। ठीक है, फिनाइल एलनीन। फिनाइल एलनीन जो है, इससे एक और अमीनो एसिड बनेगा, टायरोसिन। सब लोगों को ये स्टेप रटा हुआ है, क्यों? क्योंकि 11 12 से पढ़ते आ रहे हैं, और रटा होना भी चाहिए। फिनाइल एलनीन से बनेगा टायरोसिन। अब टायरोसिन से कुछ प्रोसेस होने के बाद, कुछ इंटरमीडिएट्स बनने के बाद, जिसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक कंपाउंड बनेगा, उसको हम बोलेंगे होमोजेंटिसिक एसिड या होमोजेंटिसेट। होमोजेंटिसेट बात वही है, ठीक है, होमोजेंटिसिक एसिड या होमोजेंटिसेट। तो आगे देखते हैं। होमोजेंटिसिक एसिड बन गया। यहां पे एक और एंजाइम काम आता है, कौन सा? होमोजेंटिसेट सिंथेज। होमोजेंटिसेट सिंथेज ये भी बहुत काम आने वाला है, क्योंकि यहां पे एक बीमारी आएगी जिसको हम बोलते हैं एल्कैप्टोनूरिया। होमोजेंटिसेट सिंथेज। अभी जो होमोजेंटिसिक एसिड है ना, इससे भी कुछ इंटरमीडिएट्स बनेंगे आगे, कई सारे आगे के प्रोसेसेस होंगे, बट उसकी इतनी जरूरत नहीं। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि होमोजेंटिसिक एसिड के आगे कुछ चीजें बनेगी, और फिर वो अल्टीमेटली कन्वर्ट कर जाएगा सिट्रिक एसिड साइकिल में। क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। टाइप ए पर्सनैलिटी बनने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ क्लिनिकली रेलेवेंट है, वही आपको पूछी भी जाएगी, और वही आपके आगे मेडिसिन के करियर में काम भी आएगी। तो होमोजेंटिसिक एसिड जो है, इससे कुछ इंटरमीडिएट्स बनेंगे, और दिस विल फाइनली कन्वर्ज इनटू क्रेब्स साइकिल। ठीक है, अब फिनाइल एलनीन से टायरोसिन बनाने के लिए कौन सा एंजाइम काम आता है, आपको अच्छे से पता है, फिनाइल एलनीन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलनीन हाइड्रोक्सिलेज, इसकी डेफिशिएंसी से आपको पता है क्या होता है? फिनाइल कीटोनूरिया होता है। अब टायरोसिन से एक चीज और बनती है, होमोजेंटिसिक एसिड तो बन ही रहा है, इसके अलावा एक चीज और बनती है, उसको हम नाम देते हैं बहुत ही फेमस मेलानिन। मेलानिन, दिस इज अ प्रोटीन फाउंड इन योर स्किन। मेलानिन प्रोटीन आपकी स्किन को जो कलर देता है वो मेलानिन प्रोटीन है। मेलानिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? एल्बिनिज्म। ठीक है, एल्बिनिज्म यानी कि पिगमेंट है या बहुत कम हो जाएगा आपकी स्किन के अंदर, तो स्किन एकदम वाइट अपीयर होगी। आइरिस के अंदर भी सेम चीज होगी, आइरिस एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो विजुअल प्रॉब्लम्स आने लगेगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मेलानिन बनाने के लिए एक एंजाइम काम आता है, उसको हम बोलते हैं टायरोसिनेज। ठीक है, टायरोसिन को ब्रेक कर रहा है, इसलिए टायरोसिनेज। अच्छा, ये तो हो गया। अब हम एक और फिगर बनाते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ बीमारियां आपको दिख रही होगी इन एंजाइम्स को देख के। यहाँ पे ये जो दो एंजाइम्स लिखे, इनके काम भी मैं आपको बात बताऊंगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक और चीज लिखने वाला हूँ। ये पेन ने जवाब दे दिया, दूसरा ले लेते हैं। वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। इन तीन अमीनो एसिड्स के अंदर एक कॉमन चीज है। क्या है कॉमन चीज? कि ये तीनों अमीनो एसिड्स के अंदर एक ब्रांच्ड चेन प्रेजेंट है। इनकी जो साइड चेन है दैट इज ब्रांच्ड, तो इसलिए इनको हम नाम देते हैं ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड्स। वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड्स। अब ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स को ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम काम आता है, जिस एंजाइम का नाम आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं आपको बताता हूं। देखिए, उसको ब्रेक करने से पहले एक और मैं यहां पे सबस्ट्रेट लिखना चाहता हूं, वो है प्रोपियोनिल
प्रोपियोनिल कोए से बनता है, एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी इसलिए थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इसको। इससे बनता है मिथाइल मैलोनिल कोए और उससे बनता है सक्सिनल कोए। ठीक है, अभी जो मिथाइल मैलोनाइल कोए है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है थोड़ी देर में देखेंगे। प्रोपियोनिल कोए, मिथाइल मैलोनिल कोए और सक्सिनाइल कोए, ये जो बना सक्सिनाइल कोए फ्रॉम मिथाइल मैलोनिल कोए, इसमें एक एंजाइम काम आता है, उसका हम नाम देते हैं मिथाइल मैलोनिल कोए म्यूटेज। मिथाइल मैलोनिल कोए म्यूटेज, ठीक है, मिथाइल मैलोनिल कोए एंजाइम है म्यूटेज, इससे बनता है सक्सिनाइल कोए। This enzyme is extremely important. Why? Because this is one of the only two enzymes which require B12 for their functioning. यानी इसको B12 कोफैक्टर चाहिए, विटामिन B12 का कोफैक्टर चाहिए काम करने के लिए। यानी कि अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। अब ये काम नहीं करेगा तो गड़बड़ क्या आएगी हम बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए मैं लिख देता हूँ इसको B12। मैं बोल रहा हूँ बहुत सारी चीज बाद में देखेंगे क्योंकि वो बाद में देखना ही समझदारी होगी, आप रियलाइज करेंगे उस चीज को। ठीक है, मिथाइल मैलोनिल कोए म्यूटेज। अब वापस आते हैं अपनी स्टोरी में। ये 3 अमीनो एसिड्स कौन से थे, क्या कॉमन है इनमें? ब्रांच साइड चेन इनके अंदर। अभी जो 3 अमीनो एसिड्स है ना, इनका ब्रेकडाउन होगा और फॉर्मेशन होगा प्रोपियोनिल कोए में। ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स का ब्रेकडाउन होता है और प्रोपियोनिल कोए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, गिव मी अ सेकंड प्लीज। बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज मेरे को चाय की बहुत जरूरत है। ठीक है, प्रोपियोनिल कोए वेलिन ल्यूसीन आइसोल्यूसिन से बना प्रोपियोनिल कोए। अभी जो प्रोपियोनिल कोए बना ना, ये आपको पता है इसका क्या हो रहा है, बट ये प्रोपियोनिल कोए एग्जैक्टली इन अमीनो एसिड से नहीं बनता, तो फिर किससे बनता है? ये बनता है कीटो एसिड से, और वो जो कीटो एसिड है वो इन अमीनो एसिड से बने। अब आपका कई लोगों का फ्यूज हो चुका होगा, कीटो एसिड कैसे? कीटो एसिड ऐसे कि एक अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, यही होता। अब ये जो अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर NH2 जो है उसको हमेशा बॉडी हटा देगी। अमीनो एसिड जैसे ही बॉडी में आएगा, जैसे ही अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज कर लेगी बॉडी कि ये बॉडी में आ चुका है, उसका अमीनो ग्रुप ले लिया जाएगा। ऑलवेज हर अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप ले लिया जाएगा और उसको डंप कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, और अमोनिया बाद में जाकर के बनाएगा यूरिया और उसको बॉडी से बाहर फेंक दिया जाएगा। ऐसा होता है इसलिए क्योंकि अमीनो एसिड जो है वो हार्मफुल नहीं है, पर उसका जो बाय प्रोडक्ट बनेगा अमीनो ग्रुप निकलने के बाद अमोनिया, दैट इज हाईली टॉक्सिक। तो अमीनो ग्रुप को इसलिए पहले निकाल दिया जाता है कि जो टॉक्सिक चीज है, जो टॉक्सिसिटी कर सकता है, उसको पहले निकाल दो। तो जो बचा स्ट्रक्चर दैट इज कीटो एसिड। ठीक है, बाद में इसका थोड़ा बहुत कन्वर्जन होगा और इसका फॉर्मेशन हो जाएगा कीटो एसिड। याद आपको ये रखना, अमीनो एसिड जैसी बॉडी में आता है उसका एक अमीनो ग्रुप निकाल लिया जाएगा और उसका कीटो एसिड में फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। तो कीटो एसिड कब बनता है? जैसे अमीनो एसिड बॉडी में आता है, जैसे ही अमीनो एसिड बॉडी में आता है वैसे कीटो एसिड बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसका अमीनो ग्रुप निकाल के NH3 का फॉर्मेशन होता है, NH3 से यूरिया बनता है, यूरिया को बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है टू एलिमिनेट द टॉक्सिक कॉम्पोनेंट। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये आपको समझ में आ चुका। तो वेलिन ल्यूसीन आइसोल्यूसिन से क्या बनेगा? कीटो एसिड। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड है, इनका अमीनो ग्रुप निकाल लिया जाएगा और इनका फॉर्मेशन किस में हो जाएगा? कीटो एसिड में। अभी ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स है तो इनका जो कीटो एसिड होगा उसको क्या बोलेंगे? ब्रांच चेन कीटो एसिड। तो ब्रांच चेन कीटो एसिड, इसके अंदर कन्वर्जन हो जाएगा
ब्रांच चेन कीटो एसिड में। क्यों? क्योंकि इसका डीएमिनेशन हो गया। डीएमिनेशन यानी कि अमीनो ग्रुप का रिमूवल, एज एविडेंट बाय द नेम। अभी जो ब्रांच चेन कीटो एसिड है, इसका बेसिकली कन्वर्जन हो रहा है प्रोपियोनिल कोए में। तो ब्रांच चेन कीटो एसिड का कन्वर्जन कौन करता है? ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेज, ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, BCKADH, बट ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेज बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इस ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेज की वजह से, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से एक डिजीज होती है, उसको बोलते हैं मेपल सिरप यूरिन डिजीज। मेपल सिरप यूरिन डिजीज, यूरिन की जो स्मेल होती है वो थोड़ी मेपल सिरप जैसे लगती है, जो पैनकेक्स के ऊपर डालते हैं। हमारे इंडिया में इतना कॉमन नहीं है, बट वेस्टर्न कंट्रीज में दे यूजुअली ईट पैनकेक्स एंड ऑल। तो उसके अंदर पैनकेक के ऊपर वो लोग डालते हैं मेपल सिरप, उसकी जैसे स्मेल होने लगती है, या फिर बर्न्ट शुगर लाइक स्मेल, ठीक है। ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेज, ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांच चेन कीटो एसिड कैसे बना है आपको समझ में आ गया, डीएमिनेशन से। ये जो डीएमिनेशन वाला फंडा है ना, ये हर जगह लग जाता है। हर जगह कैसे? किसी भी अमीनो एसिड का पहले डीएमिनेशन होता है और फिर उसका प्रोसेसिंग होती है आगे, फिर उसको इंक्लूड किया जाएगा प्रोटीन चेन के अंदर। तो फिर क्या ये चीज फिनाइल एलानिन के लिए वैलिड है? 100% वैलिड है। तो इसीलिए फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की जब डेफिशिएंसी होगी इस एंजाइम की, तो फिनाइल एलानिन अक्यूमुलेट होने लगेगा बॉडी में, फिनाइल एलानिन अक्यूमुलेट होने लगेगा। फिनाइल एलानिन इटसेल्फ इज वेरी टॉक्सिक अगर ज्यादा अमाउंट में तो, बट ये जब अक्यूमुलेट होने लगेगा तो क्या बनेगा? फिनाइल एलानिन से फिनाइल कीटो एसिड बनने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका डीएमिनेशन हो रहा है, फिनाइल कीटो एसिड। तो फिनाइल कीटो एसिड जो बनेगा वो स्पिल हो जाएगा फ्रॉम सेल टू द ब्लड। सेल के अंदर अक्यूमुलेट हो रहा है फिनाइल कीटो एसिड, फिनाइल एलानिन अक्यूमुलेट हो रहा है, उसका डीएमिनेशन हो रहा है और फिनाइल कीटो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। और जो फिनाइल कीटो एसिड बना, it will spill into the blood and blood will filter out in the form of urine. Hence, phenyl keto acid will spill into the urine and it will be called phenyl ketone urea. तो इसीलिए हम फिनाइल एलानिन यूरिया नहीं बोलते, हम बोलते फिनाइल कीटोन यूरिया। क्यों? क्योंकि फिनाइल कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है बॉडी के अंदर, क्योंकि डीएमिनेशन करना जरूरी है, वरना टॉक्सिक एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होता रहेगा बॉडी में, ठीक है। तो इससे बन जाता है अक्यूमुलेशन पे फिनाइल कीटोन्स। कब? जब ये डेफिशिएंट हो जाएगा एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम अगर डेफिशिएंट हो गया तो फिनाइल एलानिन विल accumulate and will lead to the formation of phenyl ketones via the process of deamination, and phenyl ketones will spill into the blood, which will eventually go into the urine, and urine will contain phenyl ketones and we will call it phenyl ketone urea, ठीक है। फिनाइल कीटोन्स होगा, अब ये यूरिन में निकल जाएगा, ठीक है, यूरिन में। अच्छा, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब अपन यहां पे जो अपन ने बीमारियां कही थी कि अपन बाद में देखेंगे, उसको देखना शुरू करते हैं। इसके लिए दूसरे रंग का पेन ले लेते हैं क्योंकि बीमारियां हैं। मिथाइल मैलोनिल कोए म्यूटेज, सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। देखो यार, मिथाइल मैलोनिल कोए म्यूटेज जो है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए या फिर B12 की डेफिशिएंसी हो जाए, मोर इंपॉर्टेंटली B12 की डेफिशिएंसी पर ये एंजाइम काम नहीं करेगा। और अगर ये एंजाइम काम नहीं करेगा तो क्या अक्यूमुलेट होने लगेगा बॉडी में? मिथाइल मैलोनिल कोए। मिथाइल मैलोनिल कोए अक्यूमुलेट होगा, मैं यहां लिख देता हूं B12 डेफिशिएंसी में। अब B12 डेफिशिएंसी में इसके अलावा और भी चीजें होती है, वो हम आगे देखेंगे इसी वीडियो में। क्या होती है वो देखेंगे हम। B12 डेफिशिएंसी में क्या हो रहा है? मिथाइल मैलोनिल कोए का जो मिथाइल मैलोनिल कोए जो मॉलिक्यूल है वो अक्यूमुलेट हो रहा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ B12, ये एब्सेंट है, डेफिशिएंट, माइनस मतलब डेफिशिएंट है। इसके अंदर क्या हो रहा है? मिथाइल मैलोनिल कोए का अक्यूमुलेशन। अब जो मिथाइल मैलोनिल कोए है ना,
ये पड़े पड़े कन्वर्ट हो जाता है मिथाइल मैलोनिक एसिड में, जो क्योंकि जो मिथाइल मैलोनिक कोएंजाइम ए वाला फॉर्म है वो थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो टेक्निकली स्पीकिंग मिथाइल मैलोनिक कोए अक्यूमुलेशन will eventually lead to methyl malonic acid accumulation, और मिथाइल मैलोनिक एसिड अक्यूमुलेशन मुझे लगता है तो हम इसको लिख देते हैं मिथाइल मैलोनिल एसिड, मिथाइल मैलोनिल एसिड, MMA मिथाइल मैलोनिक एसिड अक्यूमुलेशन। अब मिथाइल मैलोनिक एसिड कोई खराब चीज़ है क्या? 100% खराब चीज़। क्यों? ये खराब चीज़ इसलिए क्योंकि ये सेल के अंदर है, पहले तो सेल से कहाँ स्पिन होने लगेगा? ब्लड के अंदर। अब नॉर्मल सेल में तो ठीक है, बट अगर ये न्यूरॉन्स के अंदर अक्यूमुलेट होने लग जाए, स्पेसिफिकली माइलिन शीथ के अंदर, न्यूरॉन्स की माइलिन शीथ के अंदर अक्यूमुलेट होने लग जाए, तो ये जो न्यूरोनल कंडक्शन है उसको स्लो डाउन कर देगा और एक टाइम के बाद स्टॉप कर देगा। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन के अंदर कोई एसिडिक सब्सटेंस अक्यूमुलेट हो रहा है, तो न्यूरोनल कंडक्शन को स्टॉप कर देगा और उससे हमको पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलेगी। हेंस B12 deficiency leads to peripheral neuropathy, which is diagnostic for B12 deficiency, and this is the differential diagnosis of B12 deficiency and folate deficiency। दोनों काफी सिमिलर दिखते हैं, पर फर्क कैसे करेंगे? मिथाइल मैलोनिक एसिड को हम टेस्ट कर लेंगे यूरिन के अंदर या फिर ब्लड के अंदर, और मिथाइल मैलोनिक एसिड जो है वो क्या करता है, वो न्यूरॉन्स में अक्यूमुलेट हो सकता है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी कर सकता है, विच इज वेरी मच एविडेंट इन B12 डिफिशियंसी केसेस। ठीक है, मिथाइल मैलोनिक एसिड अक्यूमुलेशन लीड्स टू PN। PN इज पेरिफेरल न्यूरोपैथी, दिस इज द वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड शॉर्ट फॉर्म फॉर दिस। अच्छा, मिथाइल मैलोनिक एसिड अक्यूमुलेशन हो गया, ठीक है, B12 डिफिशियंसी में। अब इसके आगे क्या होगा वो हम आगे के फिगर में देखेंगे। अच्छा, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन पे आते हैं। क्या है ये, फिर से बताओ, इनके अंदर क्या कॉमन है? हाँ, ब्रांच चेन कीटो एसिड्स का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रांच साइड चेन है इनके पास में, ब्रांच साइड चेन, जो साइड चेन है उसमें ब्रांचिंग है काफी, तो इसलिए उनको बोलते हैं ब्रांच चेन अमीनो एसिड। इनका डीएमिनेशन होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी में कोई भी अमीनो एसिड पड़ा रहेगा उसका डीएमिनेशन होता ही होता है, कंसेप्ट याद रखो। उससे बनेगा ब्रांच चेन कीटो एसिड, which will be converted to propionyl-CoA through the enzyme branch chain keto acid dehydrogenase। ठीक है, ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से इसका कन्वर्जन होगा। अब अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए, ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज की अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो मैंने आपको क्या नाम बताया था बीमारी का? मेपल सिरप यूरिन डिजीज। मेपल सिरप यूरिन डिजीज क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर होगा ये कि जो ब्रांच चेन कीटो एसिड्स हैं वो अक्यूमुलेट होने लगेंगे, और वो अक्यूमुलेट होते होते यूरिन में निकलने लगेंगे, और यूरिन की जो स्मेल है इन एसिड्स की वजह से, इन कीटो एसिड्स की वजह से, दैट विल बी लाइक मेपल सिरप, जो मैंने आपको बताया था। जो मेपल सिरप की स्मेल होती है एक्चुअली बर्न्ड शुगर, अगर हम शुगर को थोड़ा सा जला देना, जली हुई जैसी शुगर होती है उसकी जैसी होती है। अगर आपने शक्कर के पराठे खाया तो उसके अंदर जैसी स्मेल आती है उस टाइप की। ठीक है, तो मेपल सिरप यूरिन डिजीज जो है उसके अंदर बर्न्ड शुगर लाइक स्मेल या फिर मेपल सिरप लाइक स्मेल, तो इसको मैं लिख देता हूँ, बर्न्ड शुगर स्मेल। और क्या होगा इसके अंदर? अगर आप इसकी यूरिन को, इस पेशेंट की यूरिन को आप देखेंगे और नॉर्मल से कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि इनकी जो यूरिन है थोड़ी सी डार्कर है, थोड़ी सी ज़्यादा डेंस है, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा विस्कस है, और इसलिए हम इसको बोलते हैं कैरेमल कलर्ड यूरिन। कैरेमल के जैसा होता है दिखने में, मतलब उतना डेंस नहीं बट उसके जैसा कलर होता है, कैरेमल कलर्ड यूरिन। तो इसलिए इसको लिख सकते हैं कैरेमल कलर्ड यूरिन। आप अपने टेक्स्ट बुक्स में अगर देखेंगे तो उसमें हो सकता है आपको लिखा हुआ दिखे एम्बर कलर्ड यूरिन, पर एम्बर हम नॉर्मल लोगों के समझ से थोड़ा सा बाहर है कि क्या होता है, इसलिए कैरेमल हम सबने देखा है। कैरेमल कलर्ड यूरिन, चाशनी, जो गाड़ी वाली चाशनी होती है उसको बोलते हैं। अब उसमें और भी टेक्निकल डिटेल्स होती होगी, ज़्यादा आइडिया नहीं है मुझे, ठीक है। कैरेमल कलर्ड यूरिन, मेपल सिरप यूरिन डिजीज में मेन चीज़ यही है। दिक्कत कहाँ है? ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज। दिस इज द डिफरेंशियल डायग्नोस्टिक, दिस इज द डायग्नोस्टिक थिंग, बर्न्ड शुगर स्मेल, कैरेमल कलर्ड यूरिन, और अपन इसको डिटेक्ट कर सकते हैं ब्लड के अंदर, ब्रांच चेन कीटो एसिड्स को, इसको नहीं, इसको, सॉरी, ब्रांच चेन कीटो एसिड को।
ठीक है, मेपल सिरप यूरिन डिजीज हो गया आपका, और एक B12 डेफिशिएंसी हो गया। अब आते हैं टायरोसिनेज डेफिशिएंसी पे। यहाँ पे क्या है, टायरोसिनेज की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो मेलानिन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। मेलानिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा, स्किन में पिगमेंटेशन होगा क्या, नहीं होगा। तो एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म एकदम वाइट स्किन हो जाएगी, एकदम वाइट। तो क्या होता है, एकदम जिनकी वाइट स्किन होती है ना, उनकी स्किन पे एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, तो उनको इशू ये आता है कि प्रोटेक्टिव लेयर एब्सेंट होने की वजह से उनको स्किन कैंसर के लिए उनकी जो मतलब प्रोन ज़्यादा हो जाता है स्किन कैंसर के लिए, ऑब्वियस है, क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन नहीं है ना स्किन पे, कम है। तो स्किन कैंसर के प्रोन ज़्यादा हो जाएंगे यूवी लाइट की प्रेजेंस में या फिर सनलाइट की प्रेजेंस, सनलाइट में काफ़ी यूवी लाइट होती है इसलिए। तो स्किन कैंसर के लिए दे विल बी प्रोन। ठीक है, कौन, एल्बिनिज्म के जो पेशेंट्स होते हैं। और तो लिख देता हूँ मैं, स्किन कैंसर रिस्क इंक्रीज्ड। अब दूसरी चीज, उनकी जो आइरिस होता है, आइरिस मेरा आप देखेंगे थोड़ा डार्क ब्राउन है, आइरिस जो होता है उनका उनका एकदम वाइट होता है, ट्रांसपेरेंट आइरिस होता है। ट्रांसपेरेंट आइरिस होने से इशू ये कि जो लाइट अंदर जाएगी ना, एक तो वो कंट्रोल नहीं हो पाएगी क्योंकि आइरिस के थ्रू लाइट पास कर जाएगी। हमारे आइरिस जो है लाइट को ब्लॉक करता है, उनके आइरिस के थ्रू लाइट पास कर जाएगी, तो जितनी लाइट जानी चाहिए उससे ज़्यादा लाइट जाएगी। तो एक्सपोजर, जैसे आप अगर DSLR वगैरह यूज़ करें तो उसके अंदर आप एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, आजकल तो मोबाइल फोन में बढ़ा सकते हैं। तो एक्सपोजर आप बढ़ाओगे तो कैसे दिखने लगता है आपको, क्लियर नहीं दिखता है चीज़ें, आपको ऐसे आंखें बंद करके देखना पड़ेगा क्लियर देखने, ताकि लाइट कम आए, तो क्लियर नहीं दिखेगा, तो विजुअल लॉसेस देखने को मिलते हैं इसलिए हमको। ठीक है, विजुअल लॉसेस, इसके कई सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है इस चीज़ को, एल्बिनिज्म को। मतलब उन जो पेशेंट्स हैं आप उनकी वीडियोस जाके देख सकते हो, बताते हैं उनके क्या क्या इश्यूज हैं। ठीक है, अच्छा, अभी जो दो एंजाइम है PDH और अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, इनको एक कॉमन चीज चाहिए वर्क करने के लिए। वो कॉमन चीज क्या है, एक चीज नहीं, बहुत सारी चीजें। ये कुछ को फैक्टर्स है, मैं बताता हूं क्या ये। इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं, टेंडर लविंग केयर फॉर नैन्सी, या फिर टेंडर लविंग केयर फॉर नो वन, नो वन। ठीक है, टेंडर लविंग केयर फॉर नो वन या नैन्सी, जो भी। तो T स्टैंड्स फॉर थायामिन, थायामिन इज अ विटामिन। L stands for lipoic acid, C stands for calcium, F stands for FAD, N stands for NAD। यहाँ पे सेम चीज, TLCF में टेंडर लविंग केयर फॉर नो वन या नैन्सी, थायमिन, लाइपोइक एसिड, कैल्शियम, FAD, NAD, यहाँ पे भी वही चीज। एक और एंजाइम होता है जिसको ये सेम चीज चाहिए, उसको अपन थोड़ा बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे ये दो चीजें याद रखिए आप। ठीक है, तो ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, ये दो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ आपको बाद में देखेंगे, वो एंजाइम यही लिखा हुआ है, सॉरी। तो यहाँ इनको भी वही चाहिए, इस एंजाइम को भी, टेंडर लविंग केयर फॉर नैन्सी। मैं सेंसेशन लूज कर गया था कि मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो टेंडर लविंग केयर फॉर नैन्सी, ये किसको चाहिए, ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब हम थायमिन डेफिशिएंसी देखेंगे तो उसके अंदर एक बीमारी होती है जिसका आप बोलते हो बेरी बेरी, बेरी 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 के दो टाइप होते हैं, वेट और ड्राई बेरी बेरी। ये जो वेट और ड्राई बेरी बेरी है ना, आपको पता है वेट बेरी बेरी तो आप कह सकते हैं कार्डियोलॉजिक इश्यूज से डील करता है, और ड्राई बेरी बेरी जो न्यूरोलॉजिक इश्यूज, बट उसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो है वो इन एंजाइम्स से आता है। वो अपन किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट वो सब कुछ समझने का, उसमें याद करने की जरूरत नहीं। मोस्टली लोग याद करते हैं वेरी वेरी मतलब वेट ड्राई वेरी वेरी, न्यूरोलॉजी कार्डियोलॉजी, याद करने की जरूरत ही नहीं, मैकेनिज्म देखेंगे एग्जैक्ट। अच्छा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि एक साइड को मैं मिटा दूंगा, एक साइड को मिटा करके पहले तो फिनाइल कीटोन्यूरिया बताना चाहता हूँ, उसके बाद में क्या मेरे को ये वाला जो फिगर है पूरा करना है।
तो इसलिए मैं एक साइड मिटा देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये वाली साइड मिटा देता हूँ क्योंकि ये मैं बता चुका हूँ ना, इसलिए। तो ये मैंने क्लियर किया। अब ये वाला जो डायग्राम है मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। प्रोपियोनल कोए वाला, तो पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं कि प्रोपियोनल के कोए कहाँ से बन रहा है। अब देखो, मैं वापस से वो ब्लैक कलर का पेन ले लेता हूँ। हाँ, तो प्रोपियोनल कोए बनाना है हमको, अल्टीमेटली तो सक्सेनल कोए बनाना है। ये स्टार्ट होता है एक मॉलिक्यूल से जिसका नाम है, एक मॉलिक्यूल से, एक कंपाउंड से, जो भी बोलना चाहे, एस एडेनोसिन मेथियोनिन। इसका हम शॉर्ट फॉर्म में SAM, सैम भी लिख देते हैं, ठीक है, एस एडेनोसिन मेथियोनिन, सैम। फिर कई लोग सौंधिया गए होंगे कि क्या हो गया ये, एस एडेनोसिन मेथियोनिन क्या है, अजीब सा बड़ा सा नाम। कुछ नहीं है, रिलैक्स। एस एडेनोसिन मेथियोनिन जो है वो एक एक्टिव डोनर है मिथाइल ग्रुप का। मेथियोनिन के अंदर एक मिथाइल प्रेजेंट है। मेथियोनिन इज एन अमीनो एसिड, और वो जो मेथियोनिन है वो इसके पास कहाँ से आ रहा है वो अभी हम देख लें। अब देखो, एस एडेनोसिल मेथियोनिन जो है, इससे फॉर्मेशन होता है एस एडेनोसिल, एडेनोसिल को मैं ASY लिख रहा हूँ, कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ, एस एडेनोसिल होमोसिस्टीन। सब कुछ क्लियर होगा, अभी बस लिखो, सब कुछ क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर। एस एडेनोसिल मेथियोनिन जो है ना, वो बनता ऐसे है कि एक अमीनो एसिड होता है मेथियोनिन। मेथियोनिन के अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है, और उसके अंदर जो सल्फर है उस पर कनेक्टेड होता है मिथाइल ग्रुप, ठीक है। मेथियोनिन के अंदर एक सल्फर ग्रुप होता है, और सल्फर ग्रुप पे कनेक्टेड होता है मिथाइल ग्रुप। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, ये है अमीनो एसिड, इसके अंदर है सल्फर, सल्फर पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, ये डोनेट हो जाएगा एडिनोसिन को। ये जो मिथाइल ग्रुप है ये डोनेट हो जाएगा एडिनोसिन को, और वो एडिनोसिन कहां से आएगा, ATP से। तो आप पहली जगह देख रहे हैं जहां पे ATP फॉस्फेट ना डोनेट करके एडिनोसिन डोनेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एडिनोसिन डोनेट करेगा ATP, उस एडिनोसिन पे एक मिथाइल ग्रुप आकर के जुड़ेगा, और मिथाइल ग्रुप कहाँ से आ रहा है, मेथियोनिन से। तो मेथियोनिन, एक्चुअली मेथियोनिन का मिथाइल ग्रुप नहीं, पूरा मेथियोनिन ही आके जुड़ रहा है उससे। तो मेथियोनिन आकर के जुड़ा उससे, किससे, आपके जो एडिनोसिन थे, तो एडिनोसिन प्लस मेथियोनिन फॉर्म करेंगे एस एडिनोसिल मेथियोनिन, ठीक है। अभी जो एस एडिनोसिल मेथियोनिन है ना, इसके अंदर से मिथाइल ग्रुप, ये जो CH3 ग्रुप है, पूरा का पूरा मेथियोनिन ट्रांसफर हो गया था, यानी कि मिथाइल ग्रुप भी जाएगा ही ना जब मेथियोनिन ट्रांसफर हो रहा था। तो ये जो मेथियोनिन का मिथाइल ग्रुप है ये ट्रांसफर हो जाएगा कुछ सब्सटेंसेस पे, और फिर जो बचेगा मेथियोनिन का मिथाइल ग्रुप निकलने के बाद जो बचेगा, मेथियोनिन का मिथाइल ग्रुप निकलने के बाद जो बचेगा उसको हम बोलेंगे होमोसिस्टीन। तो अगर एस एडिनोसिल मेथियोनिन का मिथाइल ग्रुप निकल जाए तो क्या बचेगा, एस एडिनोसिल होमोसिस्टीन। देखिए, मेथियोनिन माइनस CH3, मेथियोनिन माइनस CH3, या मैं बोल रहा हूँ मेथियोनिन माइनस मिथाइल इज होमोसिस्टीन। तो एस एडिनोसिन मेथियोनिन, एस एडिनोसाइल मेथियोनिन माइनस मिथाइल विल बी एस एडिनोसिल होमोसिस्टीन। मैं लिख देता हूँ तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। मेथियोनिन माइनस CH3 इक्वल टू होमोसिस्टीन, HC is homocysteine, hence S adenosine methionine minus CH3 will be S adenosine homocysteine। ये कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट का एप्लीकेशन है। ऊपर वाला कंसेप्ट है, नीचे वाले कंसेप्ट का एप्लीकेशन। बस मेथियोनिन के आगे हमने एस एडिनोसिल लगा दिया, वही एस एडिनोसिल यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो गया, एस एडिनोसिल है होमोसिस्टीन, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एसेंशियल मिथाइल ग्रुप कहीं पे इधर उधर हो रहा है। कहाँ पे इधर उधर हो रहा है, मिथाइल ग्रुप जा रहा है कुछ चीजों के पास में, और वो चीजें कौन सी है, बड़ी ही फेमस एपिनेफ्रिन।
तो एपिनेफ्रिन में मिथाइल ग्रुप कहाँ से आता है? एस एडिनोसिल मेथियोनिन से। या फिर जो 7 मिथाइल गुआनोसिन कैपिंग जो होती है एमआरएनए की पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के अंदर, वहां पे जो मिथाइल ग्रुप आता है 7 मिथाइल गुआनोसिन के अंदर, वो एस एडिनोसिल मेथियोनिन से आता है। तो ये क्या यहाँ पे क्या ट्रांसफर हुआ? CH3 ट्रांसफर होने के बाद क्या बन गया? एस एडिनोसिल होमोसिस्टीन। अच्छा, अब ये जो एस एडिनोसिल मेथियोनिन है ना, एस एडिनोसिल होमोसिस्टीन से बन जाएगा होमोसिस्टीन। ठीक है, एस एडिनोसिल होमोसिस्टीन से फॉर्मेशन होगा होमोसिस्टीन का। अभी जो होमोसिस्टीन है, दिस इज वेरी 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 टॉक्सिक, दिस इज वेरी टॉक्सिक फॉर द बॉडी। आई टेल यू व्हाई। इस होमोसिस्टीन से क्या होता है? होमोसिस्टीन मैंने आपको बताया बहुत टॉक्सिक है, तो इसलिए इसके 2 पाथवेज हैं इसको एलिमिनेट करने के। एक तो है सिस्टाथायोनिन, बना लूँ मैं। सिस्टाथायोनिन एक मॉलिक्यूल है, वो होमोसिस्टीन से बना लूँ, या तो वो कर सकता हूँ। तो इसके लिए एंजाइम का आता है सिस्टाथायोनिन सिंथेज। सिस्टाथायोनिन सिंथेज विल कन्वर्ट होमोसिस्टीन टू सिस्टाथायोनिन, सिस्टाथायोनिन सिंथेज है। या फिर होमोसिस्टीन को मैं फिर से कन्वर्ट कर दूं मेथियोनिन। ठीक है, और वो जो मेथियोनिन है वो कहाँ जाएगा? दूसरे पेन से लिख देता हूं, मेथियोनिन विल गो हियर। ठीक है, ये जो मेथियोनिन है ये यहाँ पे चला जाएगा। थोड़ा सा हौच पौच हो गया पर ठीक है, आपको समझ में आ गया। होमोसिस्टीन विल बी कन्वर्टेड टू मेथियोनिन, और वो मेथियोनिन वापस से यहाँ चल जाएगा, साइकिल चल रही है। अच्छा, अब होमोसिस्टीन को मेथियोनिन में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, उसका नाम है होमोसिस्टीन, HC यानी होमोसिस्टीन। ठीक है, होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफरेज, होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफरेज, extremely extremely important. Why? I will tell you why. Homocysteine methyl transferase, this is the second enzyme of the only 2 which need B12 for its proper functioning. So it needs B12 for its functioning, but along with B12 it needs folate, एक्टिव फोलेट विद B12, ये दोनों चाहिए इसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 कोफैक्टर्स चाहिए और दोनों एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कोफैक्टर्स। अगर इन दोनों में से किसी एक की भी डेफिशिएंसी हो जाए, होमोसिस्टीन अक्यूमुलेट हो जाएगा। अब होमोसिस्टीन क्या करता है वो अभी हम देखते हैं। अब सिस्टाथायोनिन सिंथेज जो है ना, ये भी बहती गंगा में अपना हाथ धो लेता है। इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए B6, इसको B6 चाहिए, सिस्टाथायोनिन सिंथेज को B6 चाहिए काम करने के लिए। तो जो B6 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो भी होमोसिस्टीन का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। 3 चीजों से होमोसिस्टीन का एक्यूमुलेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लो। B6 डेफिशिएंसी ड्यू टू द मैल फंक्शनिंग ऑफ सिस्टाथायोनिन सिंथेज, B6 डेफिशिएंसी से होमोसिस्टीन एक्यूमुलेट हो जाएगा, B12 डेफिशिएंसी से एक्यूमुलेट हो जाएगा, फोलेट डेफिशिएंसी से एक्यूमुलेट हो जाएगा। नाउ व्हाट विल होमोसिस्टीन डू? लेट मी टेल यू। मैं इसको हटा रहा हूँ, इस प्रोसेस को हटा रहा हूँ, आप इसको लिख लेना अगर नहीं लिखा तो। ठीक है, पॉज करके लिख लेना। अब देखो, होमोसिस्टीन का मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देता हूँ, पूरा याद रखने के लिए हल्का सा बताता हूँ। होमोसिस्टीन जो होता है ना, इसके अंदर भी सल्फर होता है। अभी जो सल्फर है ना, ये सल्फर देखिए, मेथियोनिन जो था इसके अंदर ये सल्फर के आगे मिथाइल था, लेकिन यहाँ पे सल्फर के आगे जस्ट एक हाइड्रोजन है। तो इसको हम ऐसे SH लिख देता हूँ, इसको हम सल्फ हाइड्रल ग्रुप बोलते हैं, सल्फर विद हाइड्रोजन, सल्फ हाइड्रल ग्रुप। दिस सल्फ हाइड्रल ग्रुप इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव कैसे? अगर 2 होमोसिस्टीन मॉलिक्यूल्स पास आ जाए तो ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे। कैसे?
ऐसे। पर दिक्कत यहाँ खत्म नहीं होती, दिक्कत तो यहाँ शुरू होती है। क्यों? क्योंकि ये जो सल्फ हाइड्रल ग्रुप है ये आपकी बॉडी में कई सारे प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट है, आपके ब्लड के कई सारे प्रोटीन्स। फॉर एग्जांपल सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा? सबसे अबंडेंट हीमोग्लोबिन, बट सेकंड सबसे अबंडेंट है एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन के अंदर भी सल्फ हाइड्रल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, ये रहा एल्ब्यूमिन, उसके अंदर ये ना सल्फ हाइड्रल ग्रुप, दिस विल फॉर्म अ बॉन्ड विद होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन के अंदर सल्फ हाइड्रल ग्रुप, ये फिर एल्ब्यूमिन, ये सल्फ हाइड्रल ग्रुप, ये होमोसिस्टीन, ये सल्फ हाइड्रल ग्रुप, ये एल्ब्यूमिन। मतलब ऐसे क्रॉस लिंक चेन बना लेगा पूरी की पूरी। और ये जो चेन बनाएगा इतनी बड़ी चेन बन जाएगी, इतना बड़ा गुच्छा बन जाएगा कि ये ऐसे थ्रोम्बस, एज अ थ्रोम्बस नहीं, एज एन एम्बुलस ब्लड के अंदर तैरने लगेगा, मतलब विजिबल मास बना लेगा। ये जो विजिबल मास है, दिस कैन गो एंड कॉज अ स्ट्रोक, this can go and cause a myocardial infarction, this can cause deep vein thrombosis, this can cause pulmonary embolism, किसी organ में जाके अटक सकता है। इसलिए extremely dangerous because of this just one sulfide and accumulation of homocysteine which can occur because of 3 vitamins which I have already told you. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये सब आपने ऊपर लिख लिया। अब देखो, इसलिए मैंने आपको कहा था होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि होमोसिस्टीन को एलिमिनेट कर रहा है बॉडी से। मेथियोनिन एक हार्मलेस मॉलिक्यूल, बट होमोसिस्टीन बहुत डेंजरस है। हमने देख लिया क्यों डेंजरस है। तो इस होमोसिस्टीन के जो 2 मॉलिक्यूल्स बना हुआ था जो साथ साथ आ जाते हैं, 2 होमोसिस्टीन कंबाइन हो जाए उसको बोलते हैं होमोसिस्टाइन, CYSTINE। यहाँ पे CYSTEIENE। ये है होमो, बहुत सिमिलर साउंडिंग है बट डिफरेंस है। अभी जो होमोसिस्टाइन है ना, ये यूरिन में निकल जाता है, ये यूरिन में निकल सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं, इस डिजीज को B12 डेफिशिएंसी की वजह से जो होमोसिस्टीन का एक्यूमुलेशन हो रहा है विच विल इवेंचुअली लीड टू फॉर्मेशन होमोसिस्टाइन, और वो यूरिन में आ जाएगा, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं होमोसिस्टाइन यूरिया। होमोसिस्टाइन, H सिस्टाइन लिखना, होमोसिस्टाइन के लिए यूरिया, होमोसिस्टाइन यूरिया। ठीक है, होमोसिस्टाइन यूरिया, वेरी वेरी डेंजरस कंडीशन। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो होमोसिस्टाइन यूरिया के पॉइंट्स मैंने लिखे नहीं है, बट आप लिख सकते हैं रिवाइंड करके। डीवीटी कर सकता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कर सकता है, स्ट्रोक कर सकता है। ठीक है, होमोजेंटेसिक एसिड वाले अब पॉइंट पे आते हैं अपन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप लिख लो, या आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं क्योंकि इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। अब देखो, होमोजेंटिसिड सिंथेज जो है, इसके बाद में एक और एंजाइम आता है, उस एंजाइम को हम बोलते हैं होमोजेंटिसिड ऑक्सीडेज। होमोजेंटिसिड ऑक्सीडेज। तो जो होमोजेंटिसिड ऑक्सीडेज एंजाइम है, होमोजेंटिसिड ऑक्सीडेज जो एंजाइम है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होमोजेंटिसिक एसिड अक्यूमुलेट होने लगेगा। मेरे को ऐसा लगता है मैंने शायद पिछली बार होमोजेंटिसिड सिंथेज की डेफिशिएंसी बोल दिया था, मेरे को याद नहीं है, मैंने शायद इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोल दिया था शायद, तो उसको करेक्ट कर लेना। होमोजेंटिसिड ऑक्सीडेज की वजह से होता है। तो होमोजेंटिसिड ऑक्सीडेज की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो होमोजेंटिसिक एसिड अक्यूमुलेट होने लगेगा। और जो होमोजेंटिसिक एसिड है ना, ये वैसे तो कलरलेस होता है, बट क्या होता है कि यूरिन में जब आ जाता है तो यूरिन में आते ही ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है। जैसे यूरिन हम एलिमिनेट करते हैं, तो यूरिन जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, दिस विल टर्न इनटू अ ब्लैकिश कलर्ड कंपाउंड। तो इसलिए हमको ब्लैकिश यूरिन देखने को मिलेगी, डार्क यूरिन। पर नॉर्मली नहीं, इसे जस्ट यूरिन वॉइड किया तो वो डार्क नहीं दिखेगी, वो थोड़ी स्टैंडिंग, थोड़ी देर रख दें हम उसको, थोड़ी देर ऑक्सीडाइज होने दें, तब हमको थोड़ी डार्क दिखेगी।
द डार्क यूरिन ऑन स्टैंडिंग, ठीक है, डार्क यूरिन ऑन स्टैंडिंग। अब क्या होता है, जो होमोजेंटेसिक एसिड है ना, ये कार्टिलेजेस में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, कार्टिलेजेस में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। और स्पेसिफिकली ईयर लोब्स जो होते हैं वो हमको डार्क स्ट्रीक्स दिख सकती है, उसके अंदर डार्क स्ट्रीक्स दिख सकती है, क्योंकि कानों में जो कार्टिलेज है उसमें जाके एक्यूमुलेट हो जाता है और ईयर लोब्स में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, इसलिए डार्क स्ट्रीक्स दिख सकती है, ठीक है। अब कार्टिलेज के अंदर जो एक्यूमुलेशन होता है इसका, उसको हम नाम देते हैं ओक्रोनोसिस। ओक्रोनोसिस, ओक्रोनोसिस मतलब कार्टिलेज के अंदर होमोजेंटेसिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाए। अब क्या होता है, कार्टिलेज और कहाँ होता है, आपकी जो बोन्स होती है उनके एंड्स पे भी कार्टिलेज होता है, ये उसमें भी जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा एंड कैन लीड टू आर्थराइटिस। दिस डिजीज इज एक्सट्रीमली रेयर। इस डिजीज का नाम क्या है, इसका नाम है क्या बोलते हैं इसका, एलकैप्टोनूरिया। एलकैप्टोनूरिया एक्सट्रीमली रेयर बीमारी है, बट बात यह कि इससे हम हमारी बेसिक नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर सकते हैं कि जो ऐसा मॉलिक्यूल है होमोजेंटेसिक एसिड, वो इतनी सारी चीज़ें क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अक्यूमुलेट हो रहा है जाके कार्टिलेजेस में। तो अगर बोन के एंड्स कार्टिलेज में जाके अक्यूमुलेट हो जाएगा तो कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय कर देगा, दैट इज बेसिकली आर्थराइटिस। तो बोन्स उसके जो सर्फेसेस है एक्सपोज हो जाएंगे और एक दूसरे के अगेंस्ट घिसेंगे, और इसलिए हमारे जो बोन्स है उसके एंड पेन करने लेंगे ऑन मूवमेंट ऑब्वियसली, ठीक है, एलकैप्टोनूरिया। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया फिर से मैं मिटा रहा हूँ, आप चाहो तो लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं ये वाला भी थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी स्पेस हो जाए, तो आप चाहो तो इसको भी लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी आपको सही लगे। अच्छा, यहाँ पे टायरोसिन बन रहा था। अब देखिए, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी पर मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही कोई भी अमीनो एसिड है उसका डीएमिनेशन हो जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगा फिनाइल कीटोन्स का, ठीक है। तो फिनाइल कीटोन्स का जो फॉर्मेशन हुआ वो लीड करेगा फिनाइल कीटोन की स्पिलिंग में। फिनाइल कीटोन्स विल स्पिल into the blood and the blood will eventually it will be filtered out and the formation of urine will occur, hence phenyl ketones will be found in the urine as well. अब जो फिनाइल कीटोन्स होते हैं ना, जो कि यूरिन में आ रहे हैं, वो भी कुछ होमोजेंटेसिक एसिड जैसा बिहेव करते हैं। यानी कि जो फिनाइल कीटोन्स होते हैं वो ब्लड में जब आते हैं, वो यूरिन में जब आते हैं तो ऑक्सीडाइज होकर के कैरेक्टरिस्टिक स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। फिनाइल कीटोन्स इन द यूरिन, पहले तो इसकी डेफिशिएंसी पर क्या हो जाएगा, PKU, बेसिकली फिनाइल कीटोन्यूरिया। अभी जो फिनाइल कीटोन्स है ना, ये ऑक्सीडाइज होकर के एक स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, इसका हम बोलते हैं मस्टी ओडर, या फिर माउसी भी बोल सकते, चूहे जैसी माउसी ओडर, ठीक है, मस्टी ऑर्डर या फिर माउसी ऑर्डर। थिंक फिनाइल कीटोन्स जो है वो यूरिन में आए, यूरिन में आने के बाद में क्या हुआ, वो एक स्मेल प्रोड्यूस कर रहा है ऑक्सीडाइज होने की वजह से, इसको बोला हमने माउसी ऑर्डर। अब ये जो फिनाइल कीटोन्स है ये तो आई नहीं, इनकी वजह से स्मेल तो आएगी, भाई जो फिनाइल एलानिन है ये भी कुछ एक्यूमुलेट होने लगेगा। भाई क्या होता है, फिनाइल एलानिन जो है वो हम बाहर से ले रहे हैं, फिनाइल एलानिन है ना एसेंशियल अमीनो एसिड, वो हम बाहर से ले रहे हैं। तो फिनाइल एलानिन बाहर से लेने की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में तो फिनाइल एलानिन ही है ना, वो तो हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसको फिनाइल कीटोन्स में, बट फिनाइल एलानिन भी तो बढ़ने लगेगा। भाई हम कन्वर्ट तो कर रहे हैं बट इतनी ज़्यादा रेट से नहीं कर रहे कि इसको इमीडिएट कन्वर्ट कर दें हम फिनाइल कीटोन्स के अंदर, फिनाइल एलानिन भी बढ़ने लगेगा, वो जाकर के ब्रेन में डिपॉजिट हो सकता है एंड कैन लीड टू न्यूरोलॉजिक डेफिसिट्स। तो न्यूरोलॉजिक डेफिसिट्स फिनाइल एलानिन की वजह से, फिनाइल कीटोन्स की वजह से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन के लिए हम जो एब्रिविएशन यूज करते हैं दैट इज PHE। तो फिनाइल एलानिन कैन लीड टू न्यूरोलॉजिक डेफिसिट्स। फिर बोल रहा हूँ फिनाइल एलानिन की वजह से, फिनाइल कीटोन्स की वजह से नहीं। अच्छा, ये हो गया। अब क्या होता है कि जो डेफिशिएंसी है ये तो बाय बर्थ ही प्रेजेंट होगी, बाय बर्थ ही होगी ना, ये कोई एडल्ट में जाके एक्वायर्ड डेफिशिएंसी थोड़ी।
तो ये जब डेफिशिएंसी है बाय बर्थ प्रेजेंट होगी तो जो ब्रेन है चाइल्ड का वो ग्रो नहीं कर पाएगा, साइज में भी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो साइज में अगर नहीं ग्रो कर पाएगा तो ब्रेन का साइज छोटा रह जाएगा, इसलिए हेड का साइज भी छोटा रह जाएगा। दैट विल बी कॉल्ड माइक्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली, ठीक है। तो फिनाइलकीटोन्यूरिया के 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, न्यूरोलॉजिक डेफिसिट जिसको हम मेंटल रिटार्डेशन बोल सकते हैं, बट दैट इज नॉट अ वेरी गुड टर्म एथिकली स्पीकिंग, अच्छा टर्म नहीं, तो इसलिए हम उसको कह सकते हैं न्यूरोलॉजिक डेफिसिट्स, वो भी इतना अच्छा टर्म नहीं, हम उसको कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स विद कॉग्निटिव एबिलिटीज, ये हम बोल सकते हैं। थोड़ा सा एक एथिकल टर्म हमको यूज करना चाहिए। तो माइक्रोसेफेली हो सकता है, न्यूरोलॉजिक डेफिसिट्स, मस्टी ऑर्डर या फिर माउसी ऑर्डर। अच्छा, अब कंसेप्ट में फिनाइल एलनिन से बॉडी में टायरोसिन बन जाता था नॉर्मली, तो टायरोसिन हमको बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि फिनाइल एलनिन ले रहे हैं उससे टायरोसिन बन जाएगा। बट अब जब फिनाइल एलनिन का कन्वर्जन नहीं हो पा रहा टायरोसिन में, क्योंकि फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंट है, तो टायरोसिन विल बी नाउ एन असेंशियल अमीनो एसिड। टायरोसिन एक असेंशियल अमीनो एसिड बन जाएगा किनके अंदर, PKU के पेशेंट्स के अंदर। फिनाइलनिन वैसे भी एसेंशियल होता है, बट क्या ये एसेंशियल रहेगा PKU के पेशेंट्स में, क्योंकि इससे तो टॉक्सिसिटी हो रही है। सो द आंसर इज यस, हमको अभी भी ये चाहिए बाहर से। क्यों चाहिए? क्योंकि हमको हमारी बॉडी को ग्रो भी तो करना है, प्रोटीन्स में जरूरी है ना फिनाइलनिन, तो ग्रो भी तो करना है, बट कम अमाउंट में चाहिए हमको, क्योंकि हमको क्या है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखना है, कितना ले कि रिस्क भी ना हो और हमारी बॉडी भी ग्रो करती रहे। तो रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में फिनाइलनिन की जरूरत पड़ती है, रेस्ट्रिक्टेड फिनाइलनिन, बट हैज टू बी प्रेजेंट इन द डाइट, ठीक है। तो फिनाइलनिन विल बी एसेंशियल बट हैज टू बी रेस्ट्रिक्टेड। और एस्पार्टेम शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, शुड बी रेस्ट्रिक्टेड नहीं, एस्पार्टेम हैज टू बी अवॉइडेड, ठीक है। एस्पार्टेम हैज टू बी अवॉइडेड, एक एक्स्ट्रा पॉइंट चाहो तो आप याद रख सकते हो, बट मेन चीज ये कि फिनाइल एलनिन विल बी नीडेड या हैज टू बी रेस्ट्रिक्टेड, बेटर इंग्लिश, in the diet, but still has to be taken, but still needed, okay? And tyrosine becomes essential, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आज हमको कवर करने थे, लंबी चौड़ी वीडियो है, आई नो दैट, but this was very very important. This one single figure, this one single video is the most important of both first year and second year syllabus. बहुत extremely high yield video है, extremely important video। इस वीडियो को आप चाहो तो वापस देख सकते हो, लेकिन एटलीस्ट अगर ना भी देखो तो इस डायग्राम को बना लेना, इसको बना करके दीवार पे चेप लेना, दीवार पे चिपका देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है, और इसके अलावा अब अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना, आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट वगैरह में, ठीक है। तो बस ये इतना ही था, ओके, थैंक यू।